नमस्कार साथियों, ऑडिट रिपोर्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है और ऑडिट रिपोर्ट्स कितने प्रकार की होती है और क्या क्या बातें हमें इसके संबंध में रखनी है ध्यान, जिससे हमारे कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं और वो आपके सही हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से अभी तक पूछे गए हैं आपके जूनियर अकाउंटेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया कि अंकेक्षक द्वारा कार्य के बीच में दी जाने वाली रिपोर्ट क्या कहलाती है ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क। अगर जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट क्या कहलाती है। जूनियर अकाउंटेंट 2011 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 229 ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी साइन। ऑडिट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, ये 2011 में पूछा गया। चूंकि उस समय 2013 एक्ट नहीं था, कंपनी एक्ट, तो 1956 का ही इसमें मेंशन किया हुआ है, इसकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, जूनियर अकाउंटेंट 2011 में पूछा गया कि यदि अंकेक्षक सभी मुख्य 5 बातों को संतुष्ट करता है तो किस प्रकार की रिपोर्ट जारी करेगा। क्वेश्चन फोर्थ, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टेट्यूटरी ऑडिटर इज। जूनियर अकाउंटेंट 2013 में पूछा गया कि हर एक ऑडिटर का जो अंतिम उत्पादन है वो क्या है। क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया, क्वालिफाइड रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर इंडिकेट। जब यदि कोई ऑडिटर जो है मर्यादित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो वो क्या प्रकट करता है। क्वेश्चन 6 एपी 2014 में पूछा कि ऑडिटर सबमिट्स रिपोर्ट्स टू। ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो 2014 में ही क्वेश्चन पूछा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि अंकेक्षक के प्रतिवेदन की तिथि नहीं होनी चाहिए, यानी जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है तो उस रिपोर्ट पे वो जो डेट लिखेगा वो रिपोर्ट डेट कौन सी होनी चाहिए और किसके बाद की होनी चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो एपी 2020 जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वेरी स्टेट्यूटरी ऑडिटर, यानी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ। जो जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर जैसे 2013 में हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी तक 8 क्वेश्चन इसके संबंध में पूछे गए हैं अभी अभी जो एग्जाम्स हुए उनके बारे में। अब हम इसके कंसेप्ट को जानते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है और कहाँ कौन से सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है और क्या कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें जो सेक्शन 142 और 142 सबसेक्शन 2 एंड 3 जो दिया हुआ है वो ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में दिया है। जब भी ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में जब सेक्शन आता है तो 142 आना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बता रखा है कि हर एक ऑडिटर को जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके संबंध में उसको राय प्रकट करनी होती है और वो जो राय प्रकट की जाती है वो राय जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के रूप में कहलाती है। और एक ऑडिटर के लिए जो अंतिम उत्पादन है वो क्या है, ऑडिट रिपोर्ट ही है। यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि अंतिम उत्पादन जो होता है ऑडिटर के लिए क्या होता है, उसकी रिपोर्ट जो होती है वो ऑडिट रिपोर्ट ही होती है। दूसरा जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करनी होती है। हर एक सिचुएशन में हर एक प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट के लिए अलग अलग जो है हमें पेश मतलब प्रस्तुत करनी होती है। तो जनरली हम बात करें तो जो रिपोर्टिंग और जिसने हमें अपॉइंट किया है उस अथॉरिटी को हमें प्रेजेंट करना होता है, जनरल सेंस की बात करें। और फिर ऑडिट के प्रकार के आधार पर हमें ऑडिट रिपोर्ट जो प्रस्तुत करनी होती है। हम सामान्य कंपनी की बात करें तो संचालक मंडल और जो कंपनी सचिव होती है उनको हमें पेश करनी होती है। और जो उसके ऊपर जो साइन करने होते हैं वो ऑडिटर जो अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उस ऑडिटर को साइन करने होते हैं, और यदि अगर कोई फर्म कर रही है तो उस फर्म के जो साझेदार है उनको साइन करने होते हैं। और इसके जो साइन करने होते हैं वो सेक्शन 145 के अंतर्गत उन्हें साइन करने होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए इसके सेक्शन के बारे में कि जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो जो साइन होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, 145 सेक्शन के अंतर्गत होती है। अब यहाँ से हम 1-2 क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका कि रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, ऑडिट रिपोर्ट ही कहलाती है। क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड तो उसकी सिचुएशन के आधार पर हमें तय करना होता है कि वो क्वालिफाइड है या नहीं, कौन सी बातें संतुष्ट करेगी तो वो अनक्वालिफाइड होगी और कौन सी नहीं करेगी तो वो क्वालिफाइड होगी। तो उसका हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या कहलाएगा, ऑडिट रिपोर्ट कहलाता है। और इंटरिम रिपोर्ट जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में होती है। यदि हम आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं होता और उससे पहले ही हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो इंटरिम रिपोर्ट कहलाती है। क्वेश्चन सेकंड जो है यहाँ पर आपका ऑडिट साइन के बारे में आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ जो सेक्शन 1956 दिया है वो 2013 अभी के हिसाब से हो जाएगा और 145 सेक्शन हो जाएगा। उसके आधार पर जो साइन होते हैं वो किसके होंगे, कंपनी जो ऑडिटर है उसके हस्ताक्षर होंगे अगर वो इंडिविजुअल कर रहा है तो, और यदि अगर उसकी फर्म या कर रहे हैं तो साझेदार के द्वारा साइन किए जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर
अब जो हम ऑडिटर रिपोर्ट, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टेटरी ऑडिटर, तो हर एक ऑडिटर का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। तो ये दूसरा आपका उत्तर सही हो जाना चाहिए। अब हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं और फिर आगे के जो क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करते हैं। एक ये क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, द डेट ऑन विच द रिपोर्ट शुड नॉट बी, यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि वो डेट कौन सी होगी जो आप उसके ऊपर साइन करते हो, ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर जो है आप डेट जो लिखते हो, तो वो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके अप्रूव होने के बाद की डेट होनी चाहिए, उससे पहले की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके अप्रूव हो जाए उसके बाद की रिपोर्ट होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ कह सकते हो लेटर देन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड इन बोर्ड मीटिंग, यानी कि हमें जो डेट होगी वो कौन सी होगी, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव हो गए उसके बाद की तिथि आपके ऑडिट रिपोर्ट पर लिखी जानी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है द डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी, ऐसी जो है कि भाई कौन सी तिथि नहीं होनी चाहिए, पहले की तिथि नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो तिथि होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बाद की तिथि होनी चाहिए, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अप्रूव हो जाए उसके बाद की तिथि हो सकती है। और वो फाइनल प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होना ही चाहिए कि वो ऑडिट रिपोर्ट ही होगा। अब हम बात करें कि ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता क्या है। तो सेक्शन जो कंपनीज एक्ट जो बना है आपका 2013, उसके अंदर हर एक कंपनी को सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको प्रेजेंट करने होते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, इसमें बता रखा है कि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल जो आपकी जो पोजीशन और जो प्रॉफिट है उसके बारे में ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए हुए हैं वो पूरा फॉलो किया होना चाहिए। और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो है आपके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होने चाहिए। ये बातों के साथ साथ जब भी कंपनी संचालक मंडल क्या करेगा, एजीएम में उसको अप्रूव करेगा और उसके साथ जो है ऑडिटर की रिपोर्ट लगी हुई होनी चाहिए। तो इस कारण से ऑडिटर की रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अप्रूव होंगे तो उसके साथ ऑडिटर रिपोर्ट का भी महत्व बढ़ जाता है। तो ऑडिटर रिपोर्ट जो है मस्ट भी उसके साथ इंक्लोज्ड होनी चाहिए। तो इस कारण से ऑडिट रिपोर्ट का भी इंपॉर्टेंस बढ़ा है, ताकि वो अपनी राय फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में प्रस्तुत कर सके अंशधारियों को। दूसरा यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जारी किए हुए हैं, और जो ऑडिटर रिपोर्ट के संबंध में वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे 700 ऐसे 700 डाला गया है, वो जो है आपका अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के संबंध में, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के संबंध में, जिसे स्वच्छ प्रतिवेदन कहते हैं। दूसरा जो है 705 जो है वो आपका किसके, क्वालिफाइड रिपोर्ट के संबंध में है, जो कि संशोधित प्रतिवेदन भी कहते हैं जिसे आप, तो ये भी आपको पता होना चाहिए उसके लिए कौन सा 705 है। 701 जो की फैक्टर्स हैं ऑडिट मैटर से उसके संबंध में है। 706 मैटर ऑफ एम्फेसिस जो है और अदर मैटर के संबंध में है। और 710 जो है तुलनात्मक वित्तीय सूचनाओं के संबंध में दिया गया है। अब बात आती है कि SA 700 के अंदर जो क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की जाए। तो एक ऑडिटर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है वो तब प्रस्तुत करेगा जब उसे लगता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार का मिस स्टेटमेंट नहीं है, मिथ्या वर्णन नहीं है, और साथ ही साथ तो उसके संबंध में उसने जो है पर्याप्त और उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए, एविडेंस उसने आसानी से प्राप्त कर लिए। जब इस बात से संतुष्ट हो जाता है तो वो क्या करेगा, कंपनी जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, कंपनी के संबंध में जो रिपोर्ट जारी करेगा वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जारी करेगा। और जब वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जारी करता है तो उसकी रिपोर्टिंग में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, सत्य एवं उचित या सभी महत्वपूर्ण अर्थों में उचित तौर पर प्रस्तुत। तो ये वर्ड अगर जहां आते हैं, यानी ट्रू एंड फेयर की बात की जाती है, तो इसका मतलब वो जो रिपोर्ट है वो कौन सी है, आपकी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, स्वच्छ या क्लीन रिपोर्ट जिसे आप कह सकते हो वो है। और जब वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा तो उसके रिपोर्ट के कंटेंट क्या क्या होंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले टाइटल होता है जिसमें लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, और फिर आपके जो जिसने आपको अपॉइंटिंग ऑथोरिटी उसके बारे में विवरण होता है, फिर ऑडिटर का ओपिनियन होता है, और जो ओपिनियन उसने बनाया उसके बेस क्या है उसके बारे में बात होती है, और कंपनी की जो गोइंग कंसर्न जो है उसके एजम्पशन पर चल रही है उसके बारे में सूचना होती है। की ऑडिट मैटर्स अगर कुछ है तो उसको हाईलाइटेड किया हुआ होता है, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में प्रबंधकों के क्या दायित्व हैं, अंकेक्षक के क्या दायित्व हैं,
और उसकी जो लाइबिलिटीज है उसके लोकेशन कहाँ का है उसके बारे में, और कोई अन्य रिपोर्टिंग की अगर जरूरत है तो उस अन्य रिपोर्टिंग के बारे में भी यहाँ बताएगा। फिर उसके हस्ताक्षर होते हैं, स्थान होता है और जो तिथि लिखी जाती है ऑडिट रिपोर्ट, जो मैंने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्या होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूव होने के बाद वाली तिथि होनी चाहिए, उससे पहले की तिथि नहीं हो सकती। यह चीज हमें ध्यान देनी है। तो ये बात है आपके किसके लिए, जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, क्लीन रिपोर्ट है, तो उसके बारे में बता दी है। फिर कुछ शब्दों का प्रयोग और भी किया जाता है जिसके आधार पर हम कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में और जानेंगे। जैसे ये संशोधित रिपोर्ट्स के सब पार्ट हैं जिसमें आपकी मर्यादित रिपोर्ट यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट भी आती है, विपरीत रिपोर्ट यानी कि एडवर्स रिपोर्ट भी आती है, और एक आती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जहां पर अपन राय की मनाही, अस्वीकरण और खंडन करते हैं। तो इन रिपोर्टिंग के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट में क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले मर्यादित रिपोर्ट होगी, तो मर्यादित रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट जब प्रस्तुत करता है तो लिखा हुआ है, देखो हाईलाइट किया हुआ है, सत्य एवं उचित किंतु डैश 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 छोड़कर, यानी कुछ बातों को छोड़कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो सत्य, ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार की बात जब होती है तो वो कौन सी रिपोर्ट कहलाएगी, मर्यादित यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाएगी। एक होती है एडवर्स, विपरीत रिपोर्ट होती है जिसके अंतर्गत लिखा होता है ट्रू एंड फेयर व्यू जो है प्रेजेंट नहीं करता, सत्य उचित नहीं, क्लियर लिखा हुआ है, सत्य उचित रूप प्रस्तुत नहीं करता है, तो वो आपकी कौन सी कहलाती है, विपरीत रिपोर्ट कहलाती है। और एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है जिसमें यह लिखा होता है कि राय व्यक्त करने में असमर्थ, राय व्यक्त करने में अगर वो असमर्थ है तो उस केस में वो क्या करेगा, जो आपकी जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो जारी करेगा। फिर आप जो है इसके बारे में आप इसमें तय कर सकेंगे भाई रिपोर्ट कौन सी है, इन शब्दों के आधार पर पता लगा सकोगे कि कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब ये जो संशोधित राय कब दी जाती है, तो ये तब दी जाएगी जब हमें लगता है कि जब ऑडिटर को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मिस स्टेटमेंट है और साथ ही साथ वहां पर पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त करने में हम असफल रहे, तो उस केस में इन तीनों में से कोई भी रिपोर्टिंग की जा सकती है। वो क्वालिफाइड की जा सकती है, एडवर्स की जा सकती है, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, जहां टेबल दी हुई, जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि रिपोर्ट कब तो क्वालिफाइड होगी, कब एडवर्स होगी और कब जो है आपकी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगी। जैसे सबसे पहले आधार हमने बताया कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है यानी मिथ्या वर्णन है, तो मिथ्या वर्णन है तो वो क्या महत्वपूर्ण है या व्यापक है, इसके बारे में देखना होगा। यदि वो महत्वपूर्ण है किंतु व्यापक नहीं है, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंस तो है परंतु व्यापक नहीं है, यानी कि ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज्यादा कंपनी को उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है, तो उस केस में जो रिपोर्ट जारी जाएगी वो कौन सी होगी, वो मर्यादित रिपोर्ट होगी जो यहां पर दिखाया गया है। और फिर दूसरा साथ ही ये देखना होगा कि जब यदि वो महत्वपूर्ण भी है और व्यापक भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल एडवर्स रिपोर्ट जारी करेंगे। ये चीज ध्यान देनी है। यदि वो महत्वपूर्ण है परंतु व्यापक नहीं है तो आपको क्वालिफाइड देनी है, और परंतु वो महत्वपूर्ण के साथ साथ व्यापक भी है तो उस केस में आपको एडवर्स रिपोर्ट जारी करनी है। फिर यदि अंकेक्षक जो है उसके संबंध में जो मिस स्टेटमेंट है उसके संबंध में पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्रस्तुत जो प्राप्त करने में असफल रहा है, परंतु वो महत्वपूर्ण है परंतु वो व्यापक नहीं है, तो उस केस में आपकी मर्यादित रिपोर्ट ही जाएगी। परंतु यदि वो उचित साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है, असफल है और वो महत्वपूर्ण थे और व्यापक भी थे, तो उस केस में वो क्या करेगा, आपको राय की मनाही यानी कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जारी करेगा। तो यहां पर आप संक्षिप्त रूप से कह सकते हो कि मर्यादित रिपोर्ट कब जारी की जाएगी, जब मिस स्टेटमेंट हो और जो एविडेंस है वो पर्याप्त उचित मात्रा में हम प्राप्त करने में असफल रहे, परंतु वो महत्वपूर्ण तो थे परंतु व्यापक नहीं थे, उस केस में तो आप कहोगे मर्यादित रिपोर्ट जारी करेंगे। और यदि ये क्या है, बिल्कुल हम मिस स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण भी है और व्यापक भी है, तो उस समय एडवर्स रिपोर्ट जारी की जाएगी। और जब एविडेंस की बात आ जाएगी तो उस केस में एडवर्स की जगह क्या करोगे, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जारी करोगे, क्योंकि हम राय देने में असमर्थ हैं। क्यों है, क्योंकि हमने जो एविडेंस है वो उचित रूप से हमने प्राप्त नहीं कर पाए, इस कारण से हम राय देने में असमर्थ है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि तो कब तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जारी किया जाएगा, कब आपका एडवर्स रिपोर्ट की जाएगी और कब आपको मर्यादित रिपोर्ट जारी की जाएगी। और जब भी आप इस तरीके की जारी करते हो तो ये सारी संशोधित रिपोर्ट कहलाती है, और संशोधित रिपोर्ट का हमें कारण बिल्कुल प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स के संबंध में जो 706 है, एम्फेसिस ऑफ द अदर मैटर और अदर मैटर, ये जो दोनों ही बात की जाती है ये रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं होती है, ये किसी प्रकार की क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में प्रदर्शित नहीं की जाती। ये तो सिर्फ रिपोर्टर्स जो होते हैं, यानी कि जिसको सूचना मिलने वाली है ना, जो उसको पढ़ोगे उसके उपयोग करता है, उसको सूचना देने के लिए बनाई जाती है। जैसे हम पहले बात करें
कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऐसे मामले जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल है और अंकेक्षक की राय के तुरंत बाद जिन्हें दर्शाया जाता है उनको हम EOM के माध्यम मतलब इंफोसिस ऑफ अदर मैटर्स के हेडिंग में दर्शाया जाता है। इसमें केवल उसका रेफरेंस दिया जाता है और ये एक प्रकार की मर्यादित राय नहीं होकर ये क्या केवल एक हाईलाइट किया जाता है कि ये कुछ बातें हैं जो आपको एक जो सूचना प्राप्त करने वाला है, जो उसका उपयोग करने वाला है सूचना, उसको ध्यान में होना चाहिए। ऐसा कैसा अदर मैटर के संबंध में भी होता है, तो वो जो अदर मैटर है वो EOM यानी इंफोसिस ऑफ मैटर के बाद में दर्शाया जाता है। और ये भी क्या है, एक प्रकार की कोई मर्यादित राय नहीं है और सिर्फ और सिर्फ जो आपके उपयोग करता है उसकी ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है कि हाँ इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कुछ मैटर्स है जहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अंकेक्षक जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, तो उसके बारे में बात करें तो जैसे कंपनी के मामले में अगर बात करूं तो सुपुर्द और पेश जो करेगा वो तो संचालक मंडल और कंपनी सचिव को करेगा और प्रस्तुत और संबोधित जिसे करेगा वो आपके सदस्यों और अंशधारियों को करेगा। यदि इंटरनल ऑडिटिंग है तो उस केस में संचालक मंडल को प्रस्तुत करना होगा। टैक्स ऑडिट है तो उस संबंध में कर अधिकारी एवं नियोक्ता को जो उसका एम्प्लॉयर है उसको प्रस्तुत करना होगा। कॉस्ट ऑडिट के संबंध में संचालक मंडल को करना होगा। ब्रांच ऑडिट के संबंध में उसका जो मेन ऑडिटर है मुख्य अंकेक्षक उसको प्रस्तुत करना होगा। प्रबंध अंकेक्षण के संबंध में अंशधारी को करना होगा और सरकारी कंपनी के अंकेक्षण में केक को करना होता है और जो ऑपरेटिंग परिचालन अंकेक्षण है उसमें संचालक मंडल को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अंकेक्षण प्रतिवेदन कब किसको प्रस्तुत करना होगा। क्वेश्चन को देखकर हमें उसका जो है ऑप्शंस देखेंगे और उस ऑप्शंस के आधार पर हम उसका रिजल्ट निकालेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। एक क्वेश्चन हमेशा रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के संबंध में पूछा जाता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है। जो अंकेक्षण ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो एक प्रकार से राय प्रस्तुत की जाती है, वो किसी प्रकार की सत्यता की गारंटी नहीं देती और उसके लिए ऑडिटर को उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता। परंतु जो सर्टिफिकेट होता है वो तो क्या सत्यापन होता है किसी भी मैटर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी मैटर का या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और वो पूरी गारंटी भी होती है और वो जो है उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और ऑडिट रिपोर्ट में सुझाव दिए जाते हैं परंतु सर्टिफिकेट में किसी प्रकार के सुझाव नहीं दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम आराम से ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आइए हम जो क्वेश्चन छूट गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो हो चुका था, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब जैसे पूछा हुआ इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल 5 पॉइंट्स ही विल सबमिट, यानी ऑडिटर जो 5 पॉइंट है जो से सहमत हो जाता है, जिसमें मिस स्टेटमेंट की बात आती है कि उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया उसकी बात आती है ना, इस तरीके की बातें आती है, तो जो 5 पॉइंट से सेटिस्फाइड है तो इस कंडीशन में अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जारी करेगा। तो यहाँ उत्तर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है ए नंबर जो है फर्स्ट नंबर जो उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें कि क्वालिफाइड रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर इंडिकेट, जो क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जैसे हमने देखा कि अगर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रस्तुत करता है इसका मतलब वो उसके जो कंपनी के अकाउंट्स है उसके रूप में वो संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ देखें कि ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द कंपनीज ऑडिटर, क्या वो बिल्कुल नहीं होता, ऑप्शन फर्स्ट गलत है। ऑडिटर इज इंप्रेस्ड विद द स्पेशलाइज्ड ऑफ द कंपनीज एंड बोथ ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिटर इज इंप्रेस्ड विद स्पेशलाइज्ड ऑफ द कंपनी एंड ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनीज अकाउंट, यानी कि वो कंपनी के जो फाइनल जो स्टेटमेंट है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तभी जाके क्या करता है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट जारी करता है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन जरूर देखें, यहाँ गवर्नमेंट भी आ रहा है, बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट डायरेक्टर भी आ रहा है और शेयर होल्डर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप और साथ ही साथ अपॉइंटिंग ऑथोरिटी भी आ रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है वो ज्यादा सही उत्तर है, क्योंकि जो उसको नियुक्त करता है वो उसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगर यहाँ पर टैक्स ऑडिट के लिए बोला जाता तो हम कहते हैं कि भाई टैक्स ऑडिट के संबंध में उसके नियोक्ता को या फिर जो टैक्स ऑथोरिटीज है उसको प्रस्तुत करता। मैनेजमेंट ऑडिट के लिए बोला जाता तो आप कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो इसको करेगा, अंशधारी को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटरी ऑडिट की बात आती है तो उस केस में हम कहते हैं कि वो क्या करता, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या जो कंपनी सेक्रेटरीज है उनको प्रस्तुत करेगा। डेट के बारे में बात कर ही चुके हैं, फाइनल प्रोडक्ट के बारे में हम कर ही चुके हैं, तो लगभग सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये ध्यान रखें कि ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बिंदु जो आपको ध्यान देने हैं कि रिपोर्ट कौन से सेक्शन में बनेगी, साइन किस सेक्शन के अंतर्गत होंगे और रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करनी होगी, और जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत होती है, अनक्वालिफाइड कब होगी और कौन से शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, एडवर्स रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखना होगा। और EOM और OM जो है एम्फेसिस ऑन मैटर्स
अदर मैटर्स एंड अदर मैटर्स के बारे में, तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो बेसिक जो हमने जो डिस्कशन स्टार्टिंग में किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर जो बाद में किए हुए उसमें ज़्यादा मतलब वो एपी की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऑल ओवर आप इतना अगर कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको रिपोर्टिंग के संबंध में आप 100% जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सही कर लोगे। चलिए यहीं तक रखते हैं बात, धन्यवाद।